जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 13 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अभी तक हम लोगों ने ये जान लिया है कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका स्पीड डिक्रीज करता है और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। इसके अलावा हम लोगों ने इसका रिवर्स केस देखा है, जिसमें लाइट रे अगर किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करे तो उसका स्पीड इंक्रीज करता है और वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को जस्ट मान लिया था, इसके पीछे का कोई जस्टिफिकेशन हम लोगों ने नहीं लिया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन क्या है कि लाइट रे जब रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, और जब डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम rarer medium of refractive index n1 to a denser medium of refractive index n2। तो ये हो गया मीडियम 1 एंड मीडियम 2 सेपरेटेड बाय द इंटरफेस। एक इंसिडेंट लाइट रे आती है, ओब्लिकली स्ट्राइक करती है इंटरफेस को, और मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 है, और जब ये मीडियम 2 में आ रही है तो इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, कुछ इस तरीके से। कंसिडर करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो हमारा टारगेट ये है कि अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं कि I इज ग्रेटर देन R या R इज स्मॉलर देन I, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो टारगेट मेरा यही है। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। तो कंडीशन क्या दिया है कि जो पहला मीडियम है वो रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो कंडीशन है कि n1 इज लेस देन n2। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करूं तो साइन आई अपॉन साइन आर, इसको मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हम लोगों ने स्नेल्स लॉ से हम लोगों ने ये सीखा। लेकिन साथ में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा है जो कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशनशिप, दैट इज n2 1 कैन बी रिटन एज n2 अपॉन n1। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में है कि n1 जो है वो स्मॉलर देन n2 है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर n1 इज लेस देन n2 तो n2 हमेशा बड़ा होगा और n1 हमेशा छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब n21 का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि n2 जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है हमेशा। तो n21 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन हमको मिला। अगर मैं यही कंडीशन स्नेल्स लॉ पे अप्लाई कर दूं कि n21 इज ग्रेटर देन 1, तो हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1। n21 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो साइन आई अपॉन साइन आर भी ग्रेटर देन 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बी ग्रेटर देन आर, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही देखिए इसका जस्टिफिकेशन आ गया कि हम लोगों को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो अगर कम होगा तो इसका मतलब लाइट को मजबूरी में क्या होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड करना है, क्योंकि मैथमेटिकली यही जस्टिफाई हो रहा है। तो लाइट रे जब भी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसीलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ये इसका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हो गया। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड केस में। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 टू अ रेयरर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो दो मीडियम हम लोगों ने कंसीडर कर लिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो अब अगर लाइट रे हमको पता है कि भाई डेंसर से रेयरर जाती है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ग्रेटर देन होना है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो n1 क्या है, डेंसर मीडियम है, तो n1 का वैल्यू इस बार ग्रेटर देन n2 होगा। अगर स्नेल्स लॉ की तरफ से देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर जो मिलेगा मुझको वो मिलेगा n21, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। लेकिन हम लोगों को ये पता है कि n21 तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं n2 अपॉन n1।
लेकिन इस केस में हमको कंडीशन क्या गिवन है कि N1 जो है बड़ा है N2 से, N1 इज ग्रेटर देन N2। तो N1 बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बड़ी है और न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब N21 का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है इसका। तो यही लॉजिक अगर मैं स्नेल्स लॉ में अप्लाई कर दूं तो अब मैं लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर विल बी लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई विल बी लेस देन साइन आर, विच implies I will be less than R, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R will be greater than I। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसको बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भाई ज्यादा आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन का जस्टिफिकेशन। चलिए चलते हैं थर्ड कंडीशन में, जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं। तो कंसीडर करते हैं दो मीडियम 1 and 2। कंडीशन क्या है, व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। देखिए स्पेशल केस है, अभी तक ओब्लिकली स्ट्राइक कर रहा था इंटरफेस। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों का इंसिडेंट रे रहेगा वो इंटरफेस को स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर। तो ये इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है परपेंडिकुलर, सेपरेटिंग द टू मीडियम। v1 स्पीड से आया और ये जो है इंटरफेस को स्ट्राइक किया परपेंडिकुलर। तो मतलब ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री है इंटरफेस। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिखेंगे, तो अगर आप लोग रिकॉल करें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कंसिडर होता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में, भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो चलिए अब वापस से हम लोग स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू मिल गया। तो ये रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, बेंड होगा कि नहीं होगा, तो चलिए मैथमेटिकली जस्टिफाई कर लेते हैं इसको पहले। तो मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर। तो स्नेल्स लॉ अगर यूज करें तो साइन आई अपॉन साइन आर N21 होगी। और N21 को क्या लिख सकते हैं, N21 को N2 अपॉन N1 लिख सकते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। यहां से मुझको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से साइन आर को अलग करूंगा। तो साइन आर मल्टीप्लाइड बाई N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू साइन आई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया साइन आर को N2 अपॉन N1 के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से अगर साइन आर कैलकुलेट करें और N1 और N2 को उधर भेजते तो ये आ जाएगा N1 अपॉन N2 साइन आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली आई का जो वैल्यू आया था 0 डिग्री, इसको पुट कर देंगे। तो N1 अपॉन N2 साइन 0 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जब आप लोग पढ़ेंगे, और अगर कुछ बच्चे अगर पढ़ चुके हैं तो इनको पता होगा कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होती है। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। तो साइन आर इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो मेरा क्या आ जाएगा, साइन आर भी 0 हो जाएगा। तो साइन आर 0 का होने का मतलब एंगल आर कितना होगा, तो साइन थीटा 0 कब होता है, जब एंगल थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। जब एंगल जो है 0 होगा तो तब साइन का वैल्यू 0 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो साइन आर 0 होने का मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझको इस केस में क्या मिल गया, 0 डिग्री मिला। मतलब लाइट रे जब परपेंडिकुलर इंटरफेस को स्ट्राइक कर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 मिलेगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 मिलने का मतलब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी नॉर्मल पे ही ट्रेवल करेगा, कुछ इस तरीके से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 है, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है, मतलब डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर कोई भी कंडीशन हो। लेकिन अगर लाइट रे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड तो चेंज होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन
बेंडिंग नहीं होगी क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा क्या आ गया 0 डिग्री। तो ये एक बहुत ही स्पेशल सा केस है व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। तो बेंडिंग इस केस में नहीं हो रही है, भले स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। चलिए चलते हैं आखिरी केस में। स्पेशल केस है जहां पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम हो जाए तब क्या होगा। तो कंसिडर करते हैं कि इंसिडेंट रे ओब्लिकली स्ट्राइक कर रहा है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फिलहाल आर मान के चलते हैं, लेकिन कितना आएगा क्या आएगा अभी मैथमेटिकली जस्टिफाई करते हैं। और बेंडिंग कैसे होगा या बेंडिंग होगा भी कि नहीं। चलिए, तो इसमें अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन आई अपॉन साइन आर को लिख सकते हैं n2 1। और हमको ये पता है कि n2 1 को किस कैसे जस्टिफाई करता है, इसको लिख सकते हैं n2/n1। यहाँ पे स्पेशल केस है जहां पे n1 और n2 आपस में बराबर है। तो यहाँ पे मैं अगर n2 1 में n2 के जगह पे n1 पुट कर दूं तो n1/n1 आ जाएगा। तो और n2 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको अगर स्नेल्स लॉ में यूज करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई विल बी इक्वल्स टू साइन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो गए। आई विल बी इक्वल्स टू, तो आई इक्वल्स टू आर होने का मतलब क्या है कि इस केस में भी लाइट रे बेंड नहीं होगा और अपने ओरिजिनल पाथ पे ही ये चलता चला जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल केस है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो तो इस केस में भी हमको बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये टोटल हम लोगों के 4 केसेस के मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन हो गए, जिसमें पहला था कि जब रेयरर से डेंसर जा रहा है तो क्या हो रहा है, फिर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो क्या हो रहा है, फिर हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा जब नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है इंटरफेस को या परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है इंटरफेस को, उस केस में हमको बेंडिंग नहीं दिखी। और ये एक स्पेशल केस है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इस केस में भी हम लोगों का ओरिजिनल पाथ पे ही लाइट रे ट्रेवल कर रही है, इस केस में भी हमको बेंडिंग नहीं दिख रही। तो चलिए, ये हो गया मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मिलेंगे आप सभी से अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।